हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। आज मैं इसी चैप्टर से आपको श्रीलंका के बारे में समझाने जा रही हूँ, जो इस तरह है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सॉर्थर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social group are the Sinhala speakers 74% and the Tamil speaker 18%. Among Tamils there are two subgroups. Tamils native of the country are called Sri Lankan Tamils. 30% यानी 13% लोग जो वहाँ पर रहते हैं। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इसकी तुलना एक और देश से हम करते हैं, जो है श्रीलंका। और श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई तरह के जातीय लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वो किनका है? सिंहालियों का, और जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है। तमिलों की आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में 2 समूह हैं, यानी तमिल जाति के जो लोग हैं उनके समूह 2 भागों में बटे हुए हैं। पहले भाग में श्रीलंकाई मूल के लोग आते हैं, कि तमिल आते हैं, और वो कितने प्रतिशत है? 13%। और हिंदुस्तानी तमिल जो हैं वो औपनिवेशिक शासन काल में जो बागानों में काम करने वाले लोग थे उनको हिंदुस्तानी तमिल कहा गया है। वो भारत में लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषा लोग क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि तमिल भाषा के जो लोग हैं उनमें से कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का भी हिस्सा है। वो कितने प्रतिशत है? 7% है। और सिंहली और तमिल दोनों ही भाषाएं वो लोग बोलते हैं। बच्चों, इस इमेज के साथ आप श्रीलंका की केस स्टडी को बहुत ही आसान तरह से समझ सकते हैं। बच्चों, हमने दोनों देशों यानी बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी कर ली है। अब हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर ऐसी कौन सी स्थिति आई होगी कि जिससे कि तनाव बढ़ा होगा। कैसे? कि बेल्जियम में जो डच भाषा के लोग थे, क्योंकि उनकी संख्या बड़ी थी, तो वो क्या करना चाह रहे थे कि फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी जो लोग थे उन पर अपनी इच्छाओं को थोपना चाह रहे थे, यानी क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी और बाकी सारे माइनॉरिटी में आते थे। इसके बीच इसी को सबको देखते हुए उनके बीच में क्या हो सकता था? लड़ाइयाँ बढ़ सकती थी। ये आप जानते हो कि अगर हम किसी के ऊपर अपना प्रभुत्व करेंगे और दूसरे को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं मतभेद होता है, और मतभेद होने के बाद ही हमारे बीच लड़ाइयाँ उत्पन्न होती हैं। और दूसरी तरफ इसी जो ये देश था ब्रुसेल्स, अब क्या होता कि 2 हिस्सों में बंट सकता था, कि भाई पहला एक डच भाषा के लोगों में और दूसरी तरफ से फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा के लोग जो हैं वो अपना दावा ठोक सकते थे। अब अगर हम जाएं श्रीलंका की तरफ तो वहाँ पर भी यही विवाद था कि श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत था, क्योंकि वो ज़्यादा थे और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी करना चाहते थे। तो अब क्या होगा? हमें ये देखना होगा कि असल में दोनों देश में क्या क्या हुआ होगा, कि उन्होंने किस तरह से समझौता किया होगा और अपने बीच जो पावर है उसकी शेयरिंग कैसे की होगी। बच्चों, अब हम श्रीलंका की मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या था। सबसे पहले मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है बहुसंख्यकवाद। अब बहुसंख्यकवाद का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है। मेजोरिटी यानी जिसमें ज़्यादा संख्या के लोग होते हैं। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. Means
कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था और सिंहली समुदायों के जो नेता थे उन्होंने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। मतलब कि उनकी संख्या ज़्यादा थी तो वो चाहते थे कि जो शासन है वो उनके हिसाब से काम करेगा। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government job. मीन्स 1956 में कानून बनाया गया जिसमें तमिल को दरकिनार मतलब अलग करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। यानी एक राजभाषा के रूप में जो सिंहली भाषा थी उसको शामिल किया गया था। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को ही प्राथमिकता देने की नीति भी बनाई गई। मतलब जो भी पहल करी जाएगी वो सिंहली लोगों के लिए ही की जाएगी। All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल्स। अब क्या होता है कि एक एक करके जो सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ा दिया। मतलब वो लोग जो है नाराज़ होने लगे जो तमिल्स थे। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. उन्हें लगने लगा कि संविधान जो है और सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं और नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ जो है वो भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs, but their demand for more autonomy to province populated by the Tamils was repeatedly denied. Means श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वरूप में उसको हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। लेकिन जो तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता थी उनकी मांगों को लगातार नकारा जा रहा था। नकारा जाने का मतलब कि उनकी जो भी मांग थी उनको नहीं माना जा रहा था। अब इसका क्या परिणाम होता है कि जो श्रीलंका में दो समुदायों के बीच में जो पारस्परिक अविश्वास था उसने बहुत ही बड़े टकराव का रूप ले लिया था। यह टकराव किस रूप में बदल गया? गृह युद्ध में बदल जाता है और परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के जो हजारों लोग थे वो मारे जा चुके थे। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे क्या होता है कि कई लोगों की रोजी रोटी चौपट हो जाती है। आज हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी जो है परेशानियाँ होती हैं और 2009 में इस युद्ध का अंत होता है।